दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी को हमारे चैनल एम के सर लखनऊ में स्वागत है। आइए सीटीईटी की तैयारी के लिए और यूपी टेट की तैयारी के लिए विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं दोस्तों। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में एक वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मतलब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 9 वोल्ट, सेकंड है 10 वोल्ट, 0.9 वोल्ट और 0.09 वोल्ट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यह आंसर आएगा कैसे? तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो ई से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इक्वल होता है माइनस डी फाई अपान डी टी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ फाई क्या है, डी फाई क्या है? ये है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और डी टी क्या है? समय अंतराल। तो यहाँ जो डी फाई दिया है तो अंतर जो होगा 0.1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। यानी इसका जो आगे सवाल करेंगे तो जो अंतर होगा डी फाई जो आएगा आपका वो हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1, ठीक दोस्तों। तो आगे क्या होगा? फाई 2 कितना है? 0.1 और फाई 1 कितना है? 1। जब घटाएंगे तो आएगा 0.99 माइनस में, और फार्मूले में आपका माइनस था तो वो प्लस हो गया। और अपान समय अंतराल यानी समय कितना है? 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। जब 0.1 सेकेंड से हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट राइट साइड चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इसमें लास्ट में आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? 9 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये कहता है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। मतलब क्या है? एक गतिमान आवेश मतलब कोई एक ऐसा चार्ज पार्टिकल या बिंदु आवेश जो गति कर रहा हो और गति करते समय वो उत्पन्न करता है। पहला आंसर है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा आंसर है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या चौथा आंसर है इनमें से कोई क्षेत्र नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर के साथ आपका चला जाएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ये उत्पन्न करता है गतिमान आवेश, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे? और तो बताइए। पहला उत्तर है आपका 36 × 10⁵5, दूसरा है 360 जूल, तीसरा है 36 × 10⁵5 जूल और चौथा उत्तर है आपका 3.6 × 10⁻³ जूल। यानी किलोवाट घंटा को हमें जूल में क्या करना है? बदलना है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। और किसका होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट के बराबर भी होता है, ठीक है। यानी ये ऊर्जा का मात्रक है और चेंज किस में करना है? जूल में, यानी वो भी ऊर्जा का ही मात्रक है, ठीक है। तो हमको पता है 1 किलोवाट घंटा को हमें क्या करना है? 1 घंटा को चेंज करना है जूल में। तो किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। और घंटा 1 घंटे को सेकेंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 × 60 होगा। क्या होगा? 1000 गुणे घंटे को बदलेंगे सेकेंड में तो 60 × 60। अब ये किस में हो गया? आपका जूल में हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 6 × 36 और 0 क्या लगेंगे? 3 4 1 5, 1 2 3 4 5। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 × 10⁵5। ये आपका इतने जूल आ जाएगा। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों ये विज्ञान है, इसमें मैथ बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन चाहे वो डेरिवेशन का हो चाहे न्यूमेरिकल का हो अगर लगाना है, और यह सिंपल सा है, बहुविकल्पी है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको फार्मूले आता होगा तो आप तर्क करके तुरंत दूसरी
कंडीशन या जो चीज़ वो पूछता है क्वेश्चन में, आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा अनुमान है। अमीटर मापता है, क्या मापता है अमीटर? आवेश को मापता है, या धारा को मापता है, या विभवांतर को मापता है, या ओम मीटर को? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? बी नंबर, अमीटर धारा को मापता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है अविद्युत लेंस के, यानी जो आपकी वस्तु संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसमें बहुत छोटी वस्तु को बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। तो जो छोटी वस्तु है जिसको हमें देखना है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? अविद्युत लेंस के। तो अविद्युत लेंस के एफ तथा लेंस के बीच में रखेंगे, या 2F पर रखेंगे, या 2F से अधिक दूरी पर, या F तथा 2F के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, F तथा 2F के बीच हम रखते हैं वस्तु को। तो इसका प्रतिबिंब पहले अविद्युत से क्या बनता है? बड़ा बन जाता है, और फिर वो अविनेत्रक लेंस के द्वारा और भी बड़ा बना दिया जाता है। इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, जिधर वस्तु रखी जाती है उधर के लेंस को अविद्युत लेंस कहते हैं, और जिधर से हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अविनेत्रक लेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष का कारण है, क्या कारण है? अब देखिए ये दोष है, इसको पढ़ने के लिए समझने के लिए बड़ा अच्छा माइंड भी होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो जो दूरदृष्टि दोष का जो कारण है वो क्या कारण है बताइए? पहला उत्तर है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, दूसरा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, तीसरा उत्तर है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, और चौथा उत्तर है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर आपका सही है? तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, अर्थात आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आप बुक से भी पढ़ा करिए, नोट्स भी बनाया करिए, और अच्छे ढंग से तैयारी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए करते रहिए। साथ में हम आपके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। डी का मतलब डायोप्टर मात्रक होता है क्षमता का। यह होगा, कैसा होगा, क्या होगा? पहला उत्तर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस होगा, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का विसारी लेंस होगा, या 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, या 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर होगा? तो +2D है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है वो P बराबर होता है 1/P, सॉरी इसको हम मिटा देते हैं। P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा आपका? F बराबर हो जाएगा 1/P। तो P जब +2 डायोप्टर है तो प्लस का मतलब होता है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू आपको दी है +2 डायोप्टर, तो इक्वल 1/P यानी 2 करेंगे, और 2 से जब 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0.5। तो ये किस में उत्तर आएगा? मीटर में आपका। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें तो 0.5 मीटर तो कोई दिया नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करें। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 0 से ये पॉइंट कट जाएगा, तो 5 दाम 50। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अर्थात उत्तर जो आपका हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वायुमंडल में रखे NaCl का pH लगभग होता है, यह आपको याद ही रखना है, इसका और कोई मेथड नहीं है। जो सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, और अगर नमक को वायुमंडल में रख दिया जाए तो इसका pH कितना होता है? ठीक है, तो इसका जो pH होता है दोस्तों वो क्या होता है बताइए? उसका जो pH होता है आपका वो होता है
आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, पीएच उसका 7 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। Cl2 है ये, ठीक है, C12 नहीं है, Cl2 क्लोरीन गैस की निम्न से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। मतलब क्लोरीन की क्रिया किससे हम कराएं जिससे कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए? बताइए दोस्तों, ये कौन सा उत्तर होगा आपका कि क्लोरीन से उसकी क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो है बी। अगर बुझे चूने के साथ क्रिया करा दें तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे चूने का जो सूत्र होता है दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। और इसकी क्रिया जब हम Cl2 से करा देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, ये आपका बन जाता है। ओके, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर आपका बन जाता है। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहते हैं? धातु क्या है, कैसी होती है? 4 ऑप्शन है। धातुएं सभी द्रव होती हैं और गैसें होती हैं, ऐसा तो नहीं है। लगभग सभी ठोस होते हैं। तीसरा आंसर, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। चौथा आंसर, तदु अम्लोज क्रिया नहीं करते। तो इसमें जो आंसर होगा आपका सही वो बी के साथ चला जाएगा, लगभग सभी ठोस होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी होगी, उसके पहले का 4-7 में भी पढ़ी है कि धातु कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो नॉर्मली वो सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्रबल अपचायक है। तो दोस्तों अपचायक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनात्मक आयन बनाता है ना। तो ये धनात्मक तो यहाँ कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जो आपकी हमारी पीरियाडिक टेबल होती है, इस पीरियाडिक टेबल में इधर के धनात्मक होते हैं फर्स्ट सेकंड, और इधर के 17-18 जब उधर पहुँचते हैं तो ऋणात्मक हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा किधर के हुए? अपचायक ये वाले हुए फर्स्ट सेकंड। तो जब इधर से लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो अपचायक क्षमता क्या होगी? घटेगी। और जस्ट इसका जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ 17 में जो आपका है, पहले होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सब नीचे आयोडीन है। अर्थात आयोडाइड की जो अपचायक क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर अभी और टॉपिक बनते रहेंगे तो उसमें मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका डी के साथ दोस्तों चला जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक आपका आयोडाइड होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फूल्स गोल्ड ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये खनिज और अयस्क वाले चैप्टर में है, मेटलर्जी में, धातु कर्म में। ठीक है, क्लास 10th में। तो फूल्स गोल्ड वहाँ पर आया है एक शब्द, जब क्या करते हैं, धातु को अलग करते हैं अयस्क से, तो उस समय एक प्रोसेस होता है जिसमें ये बनता है। उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? AS2S3 या Sb2S3 या FeS2 या कॉपर जिंक मिश्र धातु, क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों आपका FeS2, आंसर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फूल्स गोल्ड याद रखिएगा, किसे कहते हैं? FeS2, आयरन सल्फाइड को। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 को शुष्क करने में प्रयोग होता है। मतलब अमोनिया मान लीजिए वाष्पित है, वाष्प की मात्रा उसमें है, और वाष्प हटाना है तो किसका प्रयोग हम करते हैं? यहाँ पर जो उत्तर है आपको दोस्तों, ये आपका आंसर डी है, CaO, बिना बुझा चूना भी इसको बोलते हैं। अब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा। जो CaO होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना होता है। बिना बुझा चूने का मतलब पानी से क्रिया उसने अभी नहीं की है। बुझा हुआ चूना मतलब पानी डाल दिया, यानी पानी से वो क्रिया कर लिया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से आवर्त के तत्व प्रारूपी तत्व हैं?
कौन से आवर्त के तत्व प्रारूपी तत्व हैं। तो ये आप जब उसमें पहुंचेंगे रसायन की भाषा में, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी। दूसरा और तीसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग? प्रारूपी तत्व। और ये कौन से होते हैं दूसरे और तीसरे में? पहले आवर्त में होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, और दूसरे आवर्त में होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं दोस्तों। और अगर हम कहें तीसरे आवर्त के तत्व कौन है? नियान के बाद क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। इतने 8 तत्व हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? मनुष्य में लार ग्रंथियां कितने जोड़ी होती हैं? तो ये भी दोस्तों आपको याद ही करना है। इसमें आंसर है आपका दोस्तों सी। कौन सा है? सी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर का मतलब पानी के वाष्पित होने की पौधों के द्वारा क्षमता। तो क्या है? आंसर नंबर फर्स्ट है आपका कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी या शुद्ध हो जाएगी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो ए नंबर के साथ चला जाएगा, कम हो जाएगी। क्यों? स्वाभाविक है, देखिए शाम को टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी कम रहती है। जब गर्मी कम होगा तो क्या होगा? वाष्पित कम होगा पानी, दोपहर में ज़्यादा वाष्पित होता है, ठीक है दोस्तों। तो शाम के समय जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हार्मोन है। हार्मोन क्या है? अमीनो अम्ल है या कार्बोहाइड्रेट है या जटिल कार्बनिक यौगिक है, पदार्थ है या प्रोटीन है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ये है आपका सी के साथ चला जाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। जो हार्मोन होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयास के, मतलब हम पहले से तैयार नहीं हैं। अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिया हो जाती है। तो कौन सी है दोस्तों? छींकना है, चलना है, दौड़ना है या गाना है। तो जो छींकना होता है अचानक से छींक आ जाती है, हमारी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन हम उसको छींक देते हैं। तो जो पहला आंसर है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। छींकना एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया है। एक और आपको उदाहरण बता सकते हैं। अचानक सांप, आज मान लीजिए अंधेरे में जा रहे हैं और पता चला नीचे सांप है और गुलगुल सा महसूस हो जाए, तो समझ लीजिए पैर हम तुरंत क्या करते हैं? हटा लेते हैं। तो इस क्रिया को भी अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 है आपका, उसको करेंगे हम लोग। पराग कोश किसका भाग है? पराग कोश दोस्तों किसका भाग है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर होगा ए हो जाएगा। पराग कोश अंडाशय का एक भाग होता है। चलिए दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मादक पदार्थ शरीर की क्रियाशीलता को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। मादक का मतलब नशीली चीज़ है, जानते होंगे। ड्रग्स है, शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये सब क्या है? नशीली चीज़ें। हेरोइन है, चरस है, गांजा है, ठीक है। तो इन पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर की जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है, तीव्र हो जाती है, कुशल बनाते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ए के साथ, नष्ट करते हैं। हमारी शरीर की जो क्षमताएं हैं उनको ये क्या करते हैं? नष्ट। जब लेते हैं, यूज करते हैं, सेवन करते हैं, उस समय तो हमें अच्छा लगता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में हमारे शरीर की क्रियाशीलता को नष्ट करते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन 20 थे और 20 हम करवा भी रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अब ये हम लोग ये कभी नहीं कह सकते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सिलेबस है हमारे पास साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि ये सिंपल था ये कठिन। जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं वो कठिन हो जाते हैं, जो हमको आते हैं वो सिंपल बना दें। नॉर्मली जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे आते हैं उनको हम लगातार पढ़ते हैं तो वो हमें याद हो जाते हैं, वो सिंपल कहलाते हैं। अन्य क्वेश्चन हम तैयार नहीं करते तो कठिन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।